प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। दो बैलों की कथा के अंतर्गत कल हमने भाग 2 को पढ़ने की, समझने की, समझाने की पूरी कोशिश की। आज हम कल से आगे चलेंगे, तो आइए देखते हैं कहानी के विकास का क्रम क्या है। कल आपने पढ़ा था कि जो गया की भतीजी थी, उस छोटी भतीजी ने दूसरे दिन भी आकर के दोनों बैलों को एक एक रोटी खिलाई और धीरे से उन्हें यह बताया कि उनके खिलाफ घर में साजिश चल रही है कि उनकी नाक में नाथ लगा दी जाएगी और वे अगर इस अत्याचार से बचना चाहते हैं तो वे भाग खड़े हों। और इतना ही नहीं, उस बालिका ने उन दोनों बैलों को रस्सी से मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। और इतना ही नहीं, आज़ाद करने के बाद उसने कहा कि फूफा के दोनों बैल भागे जा रहे हैं, चाचा पकड़ लो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। अब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तो मोती कहता है, तुम ही बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। हीरा कहता है, उसे मार गिराते अर्थात गया को मार गिराते दुनिया क्या कहती। वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म कैसे छोड़ें। यह मनुष्य के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है। मनुष्य के ऊपर बहुत बड़ा कमेंट है कि जो लेखक बैलों से कहलवाना चाहते हैं कि गया जैसा निर्दयी मनुष्य यदि अपना मानव धर्म छोड़ दे तो हम पशु ठहरे। हम पशु होकर के भी अपना धर्म क्यों छोड़ें। हमें मनुष्यों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, बुरा व्यवहार नहीं करना है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट भी ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट भी लेते थे कि कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। जब पेट भर गया तो आज़ाद अनुभव किया उन्होंने अपने आप को। मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, खाना खाने के बाद डकार आती ही। फिर सींग मिलाई, एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह गड्ढे में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। यही समझदारी है। जब कभी हम बच्चे आपस में विद्यालय में या कहीं भी खेल रहे होते हैं, कोई बेईमानी करने पर उतर आता है, कोई ईमानदारी से खेलता है, तो हम सब भी देखते हैं कि कभी कभी लगता है कि झगड़ा हो जाएगा। जब बेईमानी समझ में नहीं आती या वो अत्याचार के रूप में सामने आती है तो बाकी बच्चों को लगता है कि अब ये झगड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा है खेल बंद कर दिया जाए। और आधे बच्चे खेल बंद करके चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही हुआ। बैलों का स्वभाव है सींग लड़ाना। सींग लड़ाने में जाहिर है कि गुस्सा आएगा, और गुस्सा आया तो मोती ने हीरा को ठेला, हीरा ने मोती को ठेला। बाद में दोनों
ने समझा कि अब झगड़ा हो जाएगा, इसलिए वे फिर से एक हो गए। ये होती है दोस्ती। दोस्ती का यही धर्म है, दोस्ती का यही मिजाज होना चाहिए। अरे यह क्या, कोई सांड ढीकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। बगले झांकना कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती है। इन्हीं की तरफ भी आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, दिल डौल में बहुत ही बड़ा है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी? क्वेश्चन मार्क। हीरा से कहता है, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। इस समय ये मदमाता है, और जो मद में माता हुआ व्यक्ति होता है, चाहे ज्ञान मद हो, चाहे धन मद हो, चाहे बल मद हो, तीन तरह के मद होते हैं। मद, मद माने घमंड, गर्व, ज्ञान मद, धन मद और बल मद। इन तीनों मदों का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही विकट होता है। ऐसी परिस्थिति में हमको यह ज्ञान नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। ठीक है ना। तो दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था, उसे भिड़ना जान से हाथ धोना था, लेकिन न भिड़ने पर जान बचती नजर नहीं आती थी। इन्हीं की तरफ आ भी रहा था। भयंकर सूरत थी। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी? कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। भूलना, घमंड में भूलना मतलब घमंड में ये ज्ञान न रहना मैं कर क्या रहा हूँ, किसे पंगा लेना जा रहा हूँ। आरजू विनती न सुनेगा। अगर हम प्रार्थना करते हैं इससे कि वे बख्श दो, तो ये बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि यह तो बदला लेने के मूड में ही आ रहा है। भाग क्यों न चले। कौन कहता है? हीरा कहता है, भाग क्यों न चले। तुरंत मोती कहता, नहीं, भागना कायरता है। अब सोचिए, ये भले ही बैल है, प्रेमचंद के द्वारा इस कहानी में जो दो बैल हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ किया गया है, दोनों पात्र हैं। ये सीधे साधे और नियम कानून नीति धर्म की दुहाई देने वाले भारतीय हैं। ये बैल नहीं है, ये दोनों आमतौर पर भारतीय हैं। इसी तरह भारतीय लोग जहाँ भी आते हैं वो नीति धर्म की, मर्यादा की दुहाई दे, मानवता की दुहाई देते फिरते हैं। हम भारतीय शायद दुनिया में इसलिए जाने भी जाते हैं। तो मोती, हीरा अगर बात उल्टी पुल्टी करता है तो मोती से संभालता है, मोती करता है तो हीरा संभालता है। तो मोती कहता है, भागना कायरता है, युद्ध के मैदान से भागना नहीं चाहिए, कायर करते हैं। तो हीरा कहता है, तो फिर वही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। 9-2-11 होना मैंने भाग जाना। अपने आप को कहता है कि मैं तो भाग रहा हूँ। और जो दौड़ाए, मोती कह रहा है, तो दौड़ाए तो क्या करेंगे। तो हीरा कहता है, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी से। उपाय, तो मोती कहता है, उपाय वही है कि उस पर दोनों जने, दोनों लोग, दोनों बैल, दोनों दोस्त एक साथ वार करें। मैं आगे से रगे देता हूँ, तुम पीछे से रगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा हो। प्लानिंग करते हैं। दुश्मन को हराने के लिए बिना प्लानिंग के हम लड़ाई नहीं कर सकते। किसी बड़े मजबूत आदमी को हराना हो तो एक बेहतर प्लानिंग, बेहतर योजना बनाए बिना हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। तो दोनों बैलों ने प्लानिंग की, और जब एक एक तरफ झपटा तो बगल से एक पेट में सींग घुसेड़ दिया। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेना, खतरा मोल लेना। तो ले करके और भिड़ने के लिए तैयार हुए। ठीक है।
सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। तजर्बा होता है अनुभव। सांड को भी एकजुट होकर के शत्रु अगर लड़ने आ रहा है तो ऐसे शत्रुओं से भिड़ने का जो अनुभव था वह नहीं था। एक से तो मल्लयुद्ध करना, हाथापाई करना, एक से तो मल्लयुद्ध करने का आदि अभ्यस्त था। आदि मतलब अभ्यस्त, आदती। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने धकेला। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों गिरा ले, पर दोनों ही उस्ताद थे, उसे यह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत करने के लिए चला कि मोती बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया, दूसरी ओर पेट में भोंक दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, मारा नहीं, छोड़ दिया। इसके बाद दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बच्चा को मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। तिरस्कार क्या किया? उसकी बात का तिरस्कार किया। ये कहा कि गिरे हुए दुश्मन पर सींग न चलाना चाहिए। शत्रु अगर गिर गया है, युद्ध नीति कहती है कि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए, या निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। वे बैल सोचिए कितने धार्मिक हैं, कितने युद्ध के धर्म की दुहाई देते हैं कि गिरे हुए दुश्मन पर सींग नहीं चलाना है। यह सब ढोंग है। कौन कहता है? दूसरा बैल कहता है यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वह फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे यह सोचो, पहले कुछ खा तो लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती फिर उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास मतलब निवाला कौर खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था। मेड़ जो होती है वो खेत में मोटी सी ऊंचाई वाली मेड़ होती है जो कि बाकी खेत से ऊंची होती है। मोती सींचे हुए खेत में था। जब खेत सींचा होगा तो गीला होगा, उसमें दौड़ना आसान नहीं है। उसके जो पैर थे कीचड़ धंसने लगे और न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि उसका साथी संकट में है, विपत्ति में है, संकट में है, कष्ट में है, तो वह लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। ऐसी दोस्ती कौन दिखाता है? ऐसा साथ कौन देता है? रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। जो रखवाला थे उसने उसको भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। काजी हाउस आप समझ लीजिए, पुराने ज़माने में ऐसी एक पशुओं की जेल होती थी जिसमें आवारा पशुओं को कैद किया जाता था। बाकायदा उसकी एक व्यवस्था होती थी, कुछ पैसे लगते थे और उन पैसों से उनके चारा भूसा खली का प्रबंध किया जाता था। और जब उन बैलों की नीलामी हो जाती थी तो उसी नीलामी से ही उस काजी हाउस का खर्च चलता था। ये काजी हाउस को चलाने का नियम था। तो वो लावारिस बैल थे, उसका मालिक कोई नहीं था और वो खेत का नुकसान कर रहे थे, तो उनको ला करके काजी हाउस में बंद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन साथ देखिए कि दोनों बैल एक साथ थे, किसी ने किसी का साथ नहीं छोड़ा। अगर साथ छोड़ा होता तो वह गद्दारी कही जाती, लेकिन दोनों बैल दोस्ती निभाने में, रिश्ते की गर्मी को बरकरार रखने में कितने संजीदगी से अपने अपने कर्तव्य का, अपने अपने धर्म का, अपने अपने नीति का पालन कर रहे थे, जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। चौथे भाग में देखिए, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा। साबिका मतलब वाकया, मामला पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि काजी हाउस में बंद होने पर
उन्हें पूरे दिन खाने को कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि गाजी हाउस की जो अर्थव्यवस्था होती है उतनी समृद्ध तो नहीं होती कि सारे पशुओं को भरपेट खाना दिया जाए। केवल जीने भर का खाना काजी हाउस में दिया जाता है, जिससे वो जानवर पशु जीता रहे और मरे ना, उतनी उनकी व्यवस्था ही है। तो एक तिनका भी खाने को नहीं दिया गया। सारा दिन बीत गया, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा स्वामी कैसा मालिक है उनका। इससे तो गया फिर भी अच्छा था कि बेचारा कुछ न कुछ सूखा भूसा ही तो दे देता था। और उस काजी हाउस में कई भैंसें थीं, कई बकरियां थीं, कई घोड़े थे, कई गधे थे। सब जो लावारिस पशु यहाँ वहाँ घूम रहे थे, सबको बंद कर दिया गया था। पर किसी के सामने कोई चारा, कोई उपाय न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। आधा पेट खाना मिलेगा तो आदमी निर्जीव तो हो ही जाएगा। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखना, अर्थात आशा में, उम्मीद में रहना कि यहाँ कुछ खाने को आएगा, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। पर इससे क्या तृप्ति होती, पर इससे क्या संतुष्टि होती। रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। जब रात को भी खाना नहीं मिला तो हीरा के दिल में आया कि वैसे काम नहीं चलेगा, विद्रोह करना चाहिए। अत्याचार जब गले के ऊपर होने लगे तो वहाँ हमें विद्रोह ही करना चाहिए। विद्रोह के अलावा और कोई रास्ता हमारे सामने दिखाई नहीं देता है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि मोती से बोला कि अब तो नहीं रह जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए जवाब दिया, सिर लटकाए उदास होकर के, निराश होकर के, मायूस होकर के। मुझे तो मालूम हो रहा है प्राण निकल रहे हैं। प्राण निकलना था मृत प्राय होते चले जाना, कमज़ोर होना। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। किसने कहा? मोती ने। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पे अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। आपस में बातचीत कर रहे हैं दोनों दोस्त। अकड़ मतलब घमंड, गर्व। और दीवार तोड़ डालें, मिलकर तोड़ डालें, हिम्मत ना हारो भाई। ये मनुष्य के लिए भी है। आज़ादी के जो दीवाने थे, जो आज़ादी के आंदोलनकारी थे, अगर वो हिम्मत हार जाते तो शायद हम आज़ाद न हुए होते। ये पाठ आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करता है। ऐसे ही भारतीयों ने प्लानिंग करके लड़ाई लड़ी थी। एक साथ दीवार तोड़ने का संकल्प किया उन्होंने। तो उसमें से एक ने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं कमज़ोर हो गया हूँ। बस इसी बल पर अकड़ते थे कि हाँ हम मिलकर जो चाहे कर लेंगे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपनी नुकीली सींगें दीवार में गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ टुकड़ा निकल आया दीवार का। फिर तो उसका साहस बढ़ा। दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। अटेंडेंस ली जाती थी, हाजिरी ली जाती थी जानवरों की। उसमें एक रजिस्टर होता था। हाजिरी लेने का मकसद यही होता था कि क्या सभी पशु स्वस्थ हैं, कुछ बीमार तो नहीं है, कुछ मर तो नहीं गए। उनकी संख्या का वास्तविक अनुमान लगाने के लिए पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। ठीक है। मोती ने पड़े पड़े क्या कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। जब हाजिरी लेने आया, देखा कि ये दीवार तोड़ रहा है तो कई डंडे उसने जड़ दिए, मोटी रस्सी में बांध दिया। मोती ने कहा अच्छा बताओ, तुम इतना मार भी खाए, मिला क्या? तो हीरा कहता है अपने बूते भर जोर तो मार दिया, जितना हमें बल था उतना तो जोर मारा ही। तो मोती कहता है ऐसा जोर मारना किस काम का, और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने भी बंधन पड़ जाएं। अब देखिए ये भी भारतीयों की बहादुरी का प्रतीक है ये,
कि हम अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे तो लड़ेंगे, चाहे भले ही हम कितना भी परेशानी, कितनी भी दिक्कतें उठानी क्यों न पड़ी हो, हम सहेंगे, लेकिन विद्रोह करेंगे। जान से हाथ धोना पड़ेगा, मोती कहता है। कुछ परवाह नहीं, हीरा कहता है। जान से हाथ धोना मतलब मौत गले लगाना। कहता है कुछ परवाह नहीं, वो भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती, दीवार को खोदने में कामयाब हो जाता, कितनी जानें बच जाती। जो यहाँ कैद हैं, जो मृतप्राय हो चुके हैं, सभी के सभी के ठठरियों में, सभी के पसलियों में जान आ जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा, सब मारे जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। मोती मान लेता है, कहता अच्छा तो ला, फिर मैं भी जो लगाता हूँ। ठीक है, कुछ परवाह नहीं, जो भी तो मरना ही है। कौन कहता है? हीरा कहता है। तो सोचो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो सब मारे जाएंगे। मोती कहता है हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला, मैं भी जोर लगाता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ दीवार गिराने का। तो मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है, दुश्मन से लड़ रहा है, बैरी से लड़ रहा है, हार जीत की लड़ाई लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार के ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए, मृतप्राय हो चुके, कमज़ोर हो चुके, कृशकाय हो चुके सभी जानवर चेत उठे। चेत उठना मतलब उनकी चेतना का लौट आना, उनके शरीर में जान का आना। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, भैंसें खिसक गईं, गधे अभी तक जो कि तो पड़े थे। गधे तो सहनशील प्राणी हैं, बहुत सहनशील हैं, भोले भाले महर्षि के समान, ऋषि मुनि के समान। वो नहीं निकल रहे थे। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो? क्या हरज है, भी भागने का अवसर है। मुझे तो डर लगता है हम वहीं पड़े रहेंगे। ठीक है। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? सोचिए, ये बैल तो है, लेकिन इनकी भावनाएं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान, एक दूसरे की विचारों का सम्मान, एक दूसरे का साथ निभाना, मरने जीने तक साथ निभाना, ये अद्भुत दोस्ती है, अद्भुत मित्रता है। इसे सच्ची मित्रता कह सकते हैं कि एक के दुखी होने पर दूसरा अपने आप दुखी हो जा रहा है, दूसरे के संकट में पड़ने पर एक उस संकट का सामना करने के लिए तैयार रह रहा है। ये कैसा निस्वार्थ प्रेम है, ये कैसा चराचरिक प्रेम है। ये मनुष्य जाति से कहीं अधिक श्रेष्ठ प्रेम करने वाले ये पशु दोनों। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा मुझे स्वार्थी समझते हो हीरा? हम तुम इतने दिन एक साथ रहे, और आज तुम जब विपत्ति में पड़ गए तो मैं भाग जाऊं? हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हें गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे। वाह क्या बात है। परोपकार की भावना, परोपकार भी इस कहानी का जीवन मूल्य है। आप लोग याद रख लें अच्छी तरह से, परोपकार भी इस कहानी का जीवन मूल्य है। कहता है कि भले ही मार पड़ेगी,
कम से कम कुछ प्राणियों की जान तो बचा ली मैंने। सब दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे, तुम्हारी बरकत होगी। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी चौकीदार अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। ठीक है, इस तरह से आज के लिए इतना ही। भाग 5 को लेकर मैडम फिर आपसे सोमवार को मिलेंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। धन्यवाद।